नमस्ते साथियों। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन के जो ऑक्सीकरण का टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसमें हम अब आज पढ़ेंगे हेलोफ्रोम परीक्षण। इसके अलावा बेयर विलिगर ऑक्सीकरण, सिप अभिकर्मक परीक्षण, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तक अगर आपने अपने YouTube चैनल एम.के. बूस्टर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमने अपनी लास्ट क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट दो टॉपिक टोलेन अभिकर्मक और टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन के बारे में हमने स्टडी की थी और उनसे रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए भी थे लास्ट में। तो काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने उसका बहुत अच्छा आंसर दिया। अब हम आगे शुरू करते हैं। तो आज की अपनी जो पहली रिएक्शन होगी, जो परीक्षण था एल्डिहाइड और कीटोन का, हेलोफ्रोम परीक्षण। क्या लिखा है? हेलोफ्रोम परीक्षण। अगर हेलोफ्रोम परीक्षण की बात करें तो ये परीक्षण ऐसे कंपाउंड देते हैं जिनमें CH3 C डबल बॉन्ड O समूह होता है। तो ऐसे लिख देंगे कि ऐसे कार्बोनिल यौगिक, क्या लिखा है? ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें CH3 C डबल बॉन्ड O समूह है उपस्थित हो। क्या लिखा है? ऐसे कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कौन सा समूह हो? CH3 C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित हो। CH3 C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित हो, अर्थात कार्बोनिल समूह से जुड़े अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि ऐसा कार्बोनिल यौगिक जिसमें क्या होना चाहिए? CH3 C डबल बॉन्ड O समूह हो। ये इसको हमने क्या कहा कि ये जैसे आप सब जानते हो, इस समूह को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह। तो इस कार्बोनिल समूह से जो पहला कार्बन जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 3। तो वो तो हेलोफ्रोम परीक्षण देगा। इसके अलावा अन्य कंपाउंड ये परीक्षण नहीं देता है। तो माइंड में बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कौन से समूह है जिसमें CH3 C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होगा, वो कौन सा परीक्षण देगा? हेलोफ्रोम परीक्षण देगा। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्बोनिल समूह से जुड़े अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो हमने यही लिखा है कि ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें CH3 C डबल बॉन्ड O समूह है उपस्थित हो, अर्थात कार्बोनिल समूह से जुड़े अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो को हैलोजन के साथ क्षार की उपस्थिति में गरम करने पर हेलोफ्रोम प्राप्त होता है। गरम करने पर हेलोफ्रोम प्राप्त होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो इसमें हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? हेलोफ्रोम। और हेलोफ्रोम के लिए अगर आप लिखना चाहो तो एक चीज़ मैं यहाँ आपको समझा दूँ कि CHX3 इसको हम क्या बोलते हैं? हेलोफ्रोम। CH3 को हम क्या बोलते हैं? हेलोफ्रोम। अगर आपने यहाँ पे 3 Cl जोड़ दिए तो नाम हो जाएगा क्लोरो
फ्रॉम। अब हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक हैलोजन लिया, हैलोजन के रूप में ले लिया Cl2, इसकी क्रिया करवा दी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे कितने Cl है, 2, तो एक Cl इस H के साथ जुड़कर HCl बना लेगा। तो यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl बाहर चला गया। अब जब यहाँ से हाइड्रोजन समूह बाहर गया है तो वहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, Cl, तो क्या बन जाएगा NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो क्या हुआ कि हैलोजन है वो क्षार के साथ क्रिया करेगा NaOH और Cl2 की क्रिया हो गई। तो क्या होगा कि यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl और एक यहाँ से H बाहर चला जाएगा और ये Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब इसकी क्रिया इस समूहित किसी भी कंपाउंड से करवा सकते हो। जैसे अब नॉर्मली हम मानते हैं, तो मैंने एक समूह ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर मैंने कहा ये वैलेंसी फ्री है, यहाँ पर कोई भी समूह जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे H जोड़ दूंगा तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा और नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। तो मैंने यहाँ पे एक H जोड़ दिया, H ले लिया। अब इसकी क्रिया इससे होगी NaOCl, NaOCl। इसके मैंने कितने अणु ले लिए, 3। अब गौर से बात समझना होता क्या है, तो इसके यहाँ पे ये जो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन बाहर चले जाएंगे और उनके स्थान पे ये तीनों Cl आ जाएंगे। इसका मतलब तीनों H को इस Cl के स्थान पे जोड़ देंगे और Cl को H के स्थान पे। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे C, देखो इस पूरे में एक Cl है लेकिन आगे कितना, 3, तो कुल Cl कितने हुए, 3। तो वो तीनों Cl इस कार्बन से जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा CCl3 C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। अब यहाँ से जो तीनों H निकले वो यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा 3NaOH, ये कंपाउंड बन गया। अब ये जो अपना बना है CCl3 C डबल बॉन्ड OH, ये वापस से जो क्षार होता है NaOH के साथ क्रिया करता है। NaOH क्षार अपने लिए इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा, यहाँ से ये H टूटेगा और यहाँ से ये बंध टूटेगा। यहाँ से जैसे ही बंध टूटेगा तो ये कार्बन इस कार्बन के मध्य बंध है, तो जैसे ये बंध टूटेगा तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी, उस वैलेंसी के साथ कौन जुड़ जाएगा, H। तो आपका इस कार्बन के साथ जुड़ दिया H और कितने Cl, 3, तो CHCl3, क्या हो गया CHCl3। अब देखो आगे क्या होता है, HCOON, उल्टा लिखना बेटा, HCOON, तो इसको हमने क्या लिख दिया HCOON, ये बन गया। इसका नाम अभी मैंने बताया था, क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। और इसकी बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम फॉर्मेट, हमने पहले भी काफ़ी देर लिखा है। तो ये अपना कौन सा परीक्षण हुआ, हेलोफ्रोम परीक्षण। विशेष बात बता दूं आपको, ये हेलोफ्रोम अभिक्रिया बोल सकते हो, इसको आप हेलोफ्रोम परीक्षण बोल सकते हो। ये आपके चैप्टर नंबर 10 में भी है। चैप्टर नंबर 10 में हम क्लोरोफ्रोम, आइडोफ्रोम, ब्रोमोफ्रोम बनाने की विधियां पढ़ते हैं, उसमें भी हम इस अभिक्रिया को पढ़ेंगे। इसलिए ये अभिक्रिया अपने लिए। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो नाम है बेयर विलिगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बेयर विलिगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेम रिएक्शन के रूप में इसको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात तो याद रखना कि यहाँ ऑक्सीकरण होगा। अब माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, लेकिन यदि आपने कीटोन का ऑक्सीकरण किया है तो आपसे एस्टर का निर्माण होगा। तो यहाँ से एक विशेष बात तो याद रखेंगे, सबसे विशेष बात कि यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीकारक की।
ऑक्सीकरण होगा तो हम क्या लेंगे, ऑक्सीकारक, और ऑक्सीकारक में हम लेते पर अम्ल। क्या लेते, पर अम्ल। पर अम्ल का मतलब जो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उससे एक ऑक्सीजन ज़्यादा, जैसे अगर हम रिप्रेजेंट फॉर्मूले में लिखना चाहें जैसे RC⋯OOH, ये तो होता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब मैंने यहाँ पर एक ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा कर दिया OH, इसको हम क्या बोलते हैं, पर अम्ल। तो यहाँ से क्या हुआ, जो हम पर अम्ल लेंगे वहाँ से हमें एक ऑक्सीजन का अणु एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिससे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो जाती है। तो ऑक्सीकारक के रूप में हम लेंगे पर अम्ल। अब पर अम्ल के रूप में या तो हम लेते हैं पर एसिटिक अम्ल या पर बेंजोइक अम्ल। तो क्या लेंगे, या तो पर एसिटिक अम्ल या पर बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ लिख दूँगा समझने के लिए कि पर एसिटिक अम्ल, पर एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला लिखिए तो CH3C⋯O, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। ये तो किसका फॉर्मूला हो गया, पर एसिटिक अम्ल। या क्या ले सकते हैं हम, पर बेंजोइक अम्ल। तो इसका फॉर्मूला होगा C6H5C⋯OOH, ये हो गया पर बेंजोइक अम्ल। ये कंडीशन होगी। तो बैर विलगीकरण ऑक्सीकरण में हम ऑक्सीकारक लेंगे और ऑक्सीकारक के रूप में क्या लेते हैं, पर अम्ल लेते हैं। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस अभिक्रिया में जब आप एल्डिहाइड का क्या करोगे, ऑक्सीकरण करोगे, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से आपको क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर आपने एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन विशेष बात क्या याद रखनी, कीटोन। अगर आपने कीटोन का क्या किया, ऑक्सीकरण, अगर आपने कीटोन का ऑक्सीकरण कर दिया तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, एस्टर। क्या प्राप्त होगा, एस्टर। तो ये इतनी सी बातें लिखी है मैंने पूरा शॉर्ट में, इसके लैंग्वेज के रूप में आगे लैंग्वेज भी लिखना चाहता हूँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड को पर अम्ल के रूप में ले सकते हैं, पर एसिटिक अम्ल या पर बेंजोइक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जबकि कीटोन का ऑक्सीकरण करेंगे तो एस्टर प्राप्त होता है। एक रिएक्शन लेकर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ ले दिया RC⋯OH, RC⋯OH, एल्डिहाइड हो गया। इसकी क्रिया इनमें से कोई भी पर अम्ल हो सकता है, जैसे मैंने ये ले लिया RC⋯OOH, डैश लगा दिया। क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीकरण। तो मैंने कहा यहाँ जो एक ऑक्सीजन जाता है वो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, RC⋯OOH। मतलब यहाँ वाला एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ ऐड कर दिया और शेष कंडीशन यहाँ पे R'(C⋯OOH। तो ये अपना क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन गया, ये हमने क्या बना दिया इसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड से हमने क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर कीटोन के रूप में समझना चाहें तो समझने की कोशिश करना। फिर हम इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे, RC⋯OR। क्या नाम दिया आपने इसको, कीटोन, RC⋯OR। इसको आपने क्या कहा, कीटोन। इसका ऑक्सीकरण करोगे तो कोई परअम्ल RC⋯OOH। तो एक O, अब यहाँ वाला जो O है परअम्ल वाला एक O, वो कहाँ ऐड हो जाएगा, इसके बीच में, कार्बन और R के बीच में। तो क्या बनेगा, RC⋯OOR प्लस RC⋯OH। अगर ये लेते तो इसके ऊपर डैश लगा दिया कि R में अंतर करने के लिए। अब देखो, तो कीटोन लिया तो क्या बना कि यहाँ से एक O निकल गया और उस ऑक्सीजन को मैंने यहाँ ऐड कर दिया, तो ये बन गया RC⋯OOR। और आप सभी ने पढ़ा है कि अगर किसी कंपाउंड में ये संरचना पाई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि एल्डिहाइड लिया है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल
और अगर कीटोन लिया है, यहाँ लिख दो, अगर कीटोन लिया है तो क्या बन जाएगा आपका एस्टर बनेगा। कीटोन लिया है तो क्या बनेगा आपका एस्टर। तो यह अभिक्रिया थी बेर-विल्लीगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसका हम ये तो आर के रूप में हमने एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल हम वैसे ले लेते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करें। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या नाम होगा इसका, एसिटैल्डिहाइड। क्या नाम होगा, एसिटैल्डिहाइड। क्या किया इसका ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण करने के रूप में सीधे से माइंड में याद रखना कि हम क्या लेंगे, पर अम्ल लेंगे। अब पर अम्ल के रूप में जैसे पर एसिटिक अम्ल ले लो या कोई भी कंपाउंड ले सकते हो। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे पर अम्ल, और पर अम्ल के रूप में मैंने यहाँ ले दिया बेंजोइक अम्ल C डबल बॉन्ड OH। तो जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये तो आपका क्या बन गया, बेंजोइक एसिटिक अम्ल। और साथ में ये C6H5 C डबल बॉन्ड O, एक O वहाँ निकल गया तो क्या बन जाएगा यहाँ पे C6H5 C डबल OH। वैसे मुख्यतः हमें इसी से लेन देन है। तो क्या बन गया, एसिटिक अम्ल। तो एसिटैल्डिहाइड लिया तो क्या बन गया, एसिटिक अम्ल। अब जब कीटोन की बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, आप सब जानते हो क्या बना दिया मैंने, एसीटोन। अब इस एसीटोन की क्रिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या नाम होगा इसका, पर एसिटिक अम्ल से करवाई। तो ये ऑक्सीजन यहाँ जाएगा तो CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस CH3 C डबल OH, ये बन गया। तो ये हमारा क्या बन गया, एस्टर। अब इस एस्टर का नाम लिखना है। तो मैंने बहुत बार आपको एस्टर का नाम लिखना सिखाया है। तो ध्यान रखिए कि CH3 को क्या बोलेंगे, मेथिल, 2 कार्बन से एसिड, और एस्टर का अनुलग्न होता है 8। तो मेथिल एसीटेट। तो एसीटोन से आपने क्या बना लिया, मेथिल एसीटेट। तो सीधी सी बात है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कीटोन का ऑक्सीकरण किया तो एस्टर का निर्माण होता है। इसके शॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन लिखें तो वो है आपके बेनेडिक्ट विलियन से। इस बार हम एल्डिहाइड या कीटोन की जो अभिक्रिया की बात कर रहे हैं वो किससे करेंगे, बेनेडिक्ट विलियन से। तो बेनेडिक्ट विलियन की बात करें तो हम यहाँ इसके लिए फिर से ये लिख सकते हैं कि बेनेडिक्ट विलियन, क्या लिखा है, बेनेडिक्ट विलियन कॉपर सल्फेट सोडियम साइट्रेट, क्या बोला, सोडियम साइट्रेट तथा सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है। तो बेनेडिक्ट विलियन क्या होता है, तो विशेष ध्यान देने की, बेनेडिक्ट विलियन की हम बात करें तो बेनेडिक्ट विलियन कॉपर सल्फेट, सोडियम साइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है। बेनेडिक्ट विलियन कॉपर सल्फेट, सोडियम साइट्रेट तथा सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है, जो एल्डिहाइड के साथ क्रिया करके लाल भूरे रंग का अवक्षेप देता है। जो
एल्डिहाइड जो एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके लाल भूरे रंग का अवक्षेप देता है। तो इसके द्वारा हम किसकी पहचान कर सकते हैं? एल्डिहाइड की पहचान कर सकते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे मैंने एक एल्डिहाइड लिख दिया RC⋯OH, ठीक है। इन तीनों का मिश्रण होगा और मिश्रण से हमें CuO प्राप्त होगा। क्या होगा? CuO। क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो मैंने क्यूप्रिक ऑक्साइड के कितने अणु लिए? 2। तो 2 में से ये यहाँ से ये अलग हो जाता है, तो कितने Cu गए? Cu2O, और एक O यहाँ से शेष बच जाता है, वो O यहाँ आ जाएगा। तो एल्डिहाइड से तो आपका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड से तो क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये क्या बचा? Cu कितने? 2 और एक O, तो इसको मैंने नाम दे दिया Cu2O। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूप्रस ऑक्साइड, जो कैसा होता है? लाल भूरे रंग का। कैसा होता है? लाल भूरे रंग का। तो इस अभिक्रिया में ये होता है कि जब बेनेडिक्ट विलियन का मतलब कॉपर सल्फेट, सोडियम साइट्रेट तथा सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण है, और इसकी क्रिया जब एल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस कंपाउंड में एल्डिहाइड है या नहीं है। रिएक्शन मैंने आपके सामने लिख दी है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो बेनेडिक्ट विलियन में कोई इतनी विशेष बात है नहीं है। अब देखो, इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो है सिप अभिकर्मक से। जब आप स्कूलों में प्रैक्टिकल करोगे 12th क्लास के, तो वहाँ पर ये टोलेन फ्रिक्शन, फेलिंग फ्रिक्शन, सिप अभिकर्मक से इनके आप नाम सुनोगे, और वहाँ पर हम क्रियात्मक समूह की पहचान करते हैं इनकी सहायता से। तो अब हम लिख रहे हैं सिप अभिकर्मक। तो पहले हम ये समझते हैं सिप अभिकर्मक होता क्या है। तो इसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि रोजेनिलीन क्लोराइड, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड होता है। रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन, रोजेनिलीन एक पदार्थ है, रोजेनिलीन पदार्थ का नाम है। रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन गुलाबी रंग का होता है। रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन कैसा रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है, जिसमें SO2 गैस प्रवाहित करने पर यह रंगहीन हो जाता है, जिसे सिप अभिकर्मक कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड एक पदार्थ है और उसका जलीय विलयन कैसे रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। और अगर इस विलयन में हमने कौन सी गैस प्रवाहित कर दी? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस प्रवाहित कर दी, तो वहाँ से गुलाबी रंग गायब हो जाता है और यह रंगहीन हो जाता है। रंगहीन हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिप अभिकर्मक। तो कोई पूछ ले कि सिप अभिकर्मक क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन गुलाबी रंग का होता है, जिसमें SO2 गैस प्रवाहित करने पर यह रंगहीन हो जाता है। इसे सिप अभिकर्मक कहते हैं। अब सिप अभिकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड से करवाने पर यह पुनः गुलाबी रंग का हो जाता है, जिससे हमें एल्डिहाइड की पहचान कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड की सिर्फ अभिकर्मक से क्रिया कराने पर यह पुनः गुलाबी रंग का हो जाता है। तो जैसे ही हम सिर्फ अभिकर्मक का गुलाबी रंग तो पहले गायब कर दिया था, अब सिर्फ अभिकर्मक की क्रिया हम किससे करवा देंगे, एल्डिहाइड से, और जैसे हम एल्डिहाइड से क्रिया करवाएंगे तो इसका गुलाबी रंग वापस आ जाता है। तो ये मैंने लिख दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसी कोई रिएक्शन अपनी बुक में नहीं दे रखी इसलिए मैंने नहीं लिखाई है, इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर हम रिपीट करते हैं कि आज हमने कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़ी है। तो स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट कुछ बातें कि आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर कैसे करें। उसमें अंतर करने का सबसे पहला परीक्षण हमने पढ़ा था हेलोफ्रॉम परीक्षण। विशेष बात याद रखनी थी, देता कौन है, CH3C डबल बॉन्ड O। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, वेयर विलिगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया या वेयर विलिगर ऑक्सीकरण परीक्षण बोल सकते हैं। नंबर 3 बेनेडिक्ट विलियन और नंबर 4 सिर्फ अभिकर्मक। तो ये 4 परीक्षण मैंने आपको पढ़ा दिए। तो कुल एल्डिहाइड या कीटोन के जो परीक्षण हो गए थे अपने 6 हो गए थे, क्योंकि हमने इससे लास्ट क्लास में टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो अभिकर्मक पढ़े हैं हमने, ये जो परीक्षण पढ़े हैं, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विशेष ध्यान दें और इनको अच्छी तरीके से आप याद करें। इसके लिए आज का अपना एक छोटा सा क्वेश्चन यही है कि आज हमने हेलोफ्रॉम अभिक्रिया के द्वारा क्या बनाया था, क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या लिखा था, CHCl3। तो आज एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, CHCl3 का IUPAC नाम लिखें। ये लिख के आप मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, जिससे मुझे पता चल जाता है कि आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो। अन्यथा आपके मैसेज आ जाते हैं कि सर ऑनलाइन क्लास लेते नहीं हो, ऑनलाइन क्लास लेते नहीं। जब ऑनलाइन क्लास आते हैं तो आपका रिस्पॉन्स नहीं आता। तो इससे आप क्वेश्चन का आंसर, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।